चलिए अब हमको साइंस में या फिजिक्स वाले पार्ट में ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण पर हमको बात करना है। ठीक, इस पर हम क्या क्या चीजें लेकर चलेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, उसके बाद गुरुत्वीय है ना केंद्र, जिसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद गुरुत्वीय क्षेत्र, क्षेत्र के बाद उसकी तीव्रता, तीव्रता के बाद में कहा जाएंगे हम विभव पर, और विभव के आखिर में कहा जाएंगे त्वरण। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एरिया क्या है, फिर इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी के बाद पोटेंशियल, और पोटेंशियल के बाद फिर क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इतनी चीजों पर हम बात करते हैं, बाद में हमको और कुछ चीज मिलेगा हमको ऐड ऑन कर लेंगे। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप कहिए कि इस पूरे संसार में हर एक पार्टिकल चाहे ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक कण या पिंड किसी दूसरे कण या पिंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का या आकर्षित करने का प्रवृत्ति रखता है ना। ये जो आकर्षण बल इन दोनों के बीच में काम करता है, इसे हम क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस पूरे संसार में हर पिंड किसी दूसरे पिंड को या एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने का या अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स दो किसी ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही कारण है जिसकी वजह से सूर्य के चारों ओर सारे जो प्लेनेट हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स पाथ में या एक कहना चाहिए कि क्या, निश्चित मार्ग में परिक्रमा करते हैं। और उसी कारण से ही जो चंद्रमा है यानी कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर एक फिक्स पाथ में रोटेट करता है। ठीक, इसकी वैल्यू इतना मतलब कहना चाहिए कि नेग्लिजिबल होता है या इतना कम होता है, इसका वीक या कमजोर होता है इसका जो पावर होता है, जो ग्रेविटी का, उसको कुछ कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं या उसको मापन भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही गुरुत्वाकर्षण ही वो कारण है जिसकी वजह से पानी की बूंदें पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं। आप कोई सामान को ऊपर फेंके तो वापस पृथ्वी की सतह पर आकर गिरता है। और यही गुरुत्वाकर्षण, किसका किसका गुरुत्वाकर्षण, तो सूर्य का, चंद्रमा का और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है या गुरुत्वाकर्षण एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस में जो समुद्र है, उन समुद्रों में या सी लेवल पर बड़े बड़े टाइड्स या ज्वार भाटा, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसको वो भी उठने का कारण ही क्या है, यही गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, ये समझ में आया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने का या अपने ओर अट्रैक्ट करने का जो क्या होता है, गुण होता है, उसे हम ग्रेविटी कह रहे हैं। तो मान लो ये क्या है, कोई पत्थर है। ठीक, हम आकाशीय पिंड की बात करते हैं भाई, चाहे उल्का पिंड हो, चाहे तारे हो, स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज और प्लैनेट्स, कुछ भी, सब में ये होता है। और हर ऑब्जेक्ट के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का मान या ग्रेविटी का वैल्यू अलग होगा, मून में ग्रेविटी अलग होगी, सन का ग्रेविटी का वैल्यू अलग है। ठीक है, ये डिफर कर सकता है, लेकिन ग्रेविटी सबके पास में है, ये कहना है। अब मान लो ये कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक पिंड में एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा भार केंद्रित होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फिर से रिपीट करें, मैं कह रहा हूं कि हर ऑब्जेक्ट में या हर वस्तु में एक ऐसा बिंदु होता है या ऐसा जगह होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा भार क्या होता है, केंद्रित होता है। कभी आपने देखा होगा टीवी शोज वगैरह में कुछ लोग होते हैं जो पत्थर, उल्टे पुल्टे पत्थर को भी ऐसे एक के ऊपर एक अरेंज कर देते हैं बिना गिराए। ठीक है, चेयर में किसी को बैठा कर चेयर को तिरछा करके भी एकदम स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं। यहां तक कि जो पीसा में जो झुका हुआ मीनार है ना, पीसे का टावर, वो भी ऐसा तिरछा खड़ा हुआ है। उसका कारण क्या है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर उसका पूरा पूरा भार केंद्रित है, ये सतह से क्या होता है, परपेंडिकुलर इसके प्लेन से होकर गुजरता है। इसीलिए क्या करते हैं कि लोग उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाते हैं कहां पर हो रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम चल जाए तो उसको तिरछा करके भी हम सीधे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखें सब चीज। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय केंद्र की बात हो गई। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम में आइए, मान लो कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है। ठीक, फिर से रिपीट करूं, आपके पास दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 और एक का द्रव्यमान m2 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं कितना है, ये r है। ठीक है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है, r है, और इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या है, F है।
ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, और दोनों का मास m1 m2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स F होगा वो प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, ठीक है, और वही फोर्स प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। फिर से कह रहा हूं, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को देखें तो आपको यहाँ पर F का एक इक्वेशन मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन क्या, r स्क्वायर। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी के नाम से हम जानते हैं। अब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यहाँ पर लिखा जाता है m1 m2 और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। ये यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है जी, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 के आसपास में होता है, और ये यूनिवर्सल है पूरे यूनिवर्स में। ये जी का वैल्यू आप कहीं भी रहिए वो इतना ही रहेगा। अब इसका यूनिट क्या होगा जी का, तो यहाँ पर से देखिए ये जी इक्वल टू ये आर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएंगे m1 और m2। एफ यानी कि फोर्स का जो होता है क्या, यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं क्या, मीटर स्क्वायर, और मास के लिए हम क्या यूज करते हैं, केजी स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका जो यूनिट होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मास को हम किलोग्राम में नापते हैं। ठीक, ये हो गया क्या आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसके बाद गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होगा, तो गुरुत्वीय क्षेत्र पर आइए। ये कोई ऑब्जेक्ट है या कह सकते हैं कि ये कोई प्लेनेट है। ठीक, ये प्लेनेट किसी भी प्लेनेट के आसपास का वो एरिया, ठीक, किसी प्लेनेट के आप जैसे मैग्नेट को हम देखते हैं ना, मैग्नेट को दूर से रखने से वो अट्रैक्ट कर लेता है ना, तो किसी पिंड के आसपास का वो एरिया या किसी पिंड के या ऑब्जेक्ट के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव रहता है। फिर से रिपीट करूं, मैं कह रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में वो एरिया जहां पर क्या होता है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हो, क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल एरिया या गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी पिंड के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अब इंटेंसिटी क्या होगी, तो मान लो कि इसी पिंड के आसपास का कोई एरिया जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल एरिया रखा हुआ है, इस फील्ड के अंतर्गत कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मैं इस पॉइंट पर रखा हूं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जितना ज्यादा इंटेंसिटी को फील करेगा, यानी कि इस ग्रेविटी का जितना ज्यादा इस पर फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, किसी पिंड के आसपास के क्षेत्र में कोई दूसरा पिंड रखा गया है तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत ये जो पिंड है जितने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब जितने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है उसे इस पिंड की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तीव्रता हो गया। अब पोटेंशियल या विभव पर आए तो पोटेंशियल का मतलब क्या, ये कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, अब इस पिंड को या इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके आया है। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट कोई पिंड रखा हुआ है या कोई प्लैनेट है, उसके आसपास उसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पोजीशन तक लेके आ रहा हूं। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है या जितना वर्क डन हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करते हैं। अब ये काम करता कौन, यहां जहां शिफ्ट करने का, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स करता है। ठीक है, या इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसी ग्रह के या किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जितना काम करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उस ग्रह का विद्युत विभव या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, हमको पता है कि इस प्लैनेट के आसपास कोई इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से नीचे गिर रहा है फ्री होके, ठीक है, तो क्या वो यहां से यहां तक एक समान स्पीड में गिरेगा, नहीं, स्वाभाविक सी बात है, वो जैसा जैसा पास बढ़ते जाएगा वैसा वैसा क्या हो जाएगा, उसका फील्ड और इसका ग्रेविटी और स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि चुंबक सबसे ताकतवर कहां होता है, अपने पास में, जितना दूर कर जाएगा उतना चुंबक की वो क्या होती है, पावर भी कम हो जाती है। तो ये कोई ऑब्जेक्ट मान लो किसी प्लेनेट पर एक हाइट से गिराया जा रहा है, तो ये जैसा जैसा गिरता जाएगा इसका जो वेलोसिटी है और बढ़ता जाएगा, यानी कि गति और बढ़ती जाएगी और स्पीड से गिरता जाएगा। ये जितना पास आते जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, उसका गति बढ़ता जाएगा।
जिसकी वजह से इस पिंड पर एक्सेलरेशन यानी कि क्या त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रहा है इसीलिए इसे गुरुत्वीकरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई प्लैनेट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में यहां पे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को हम गिरा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे उस प्लैनेट के या उस ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास पहुंचता जाएगा उसकी गति या उसकी स्पीड और बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको ग्रेविटी की वजह से वो और खींच रहा है। तो इस वस्तु में इसके कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जो कि किसके बराबर होता है, ये होता है किसके, F अपॉन m के। ठीक, यहां पर m क्या है, तो इसका मास है, इसके मास के कारण इस पर फोर्स F लग रहा है। कभी भी आप देखना कि कुछ शोज में दिखाते हैं कि दो बॉल या एक कागज को एक साथ गिराते हैं, एक बॉल या एक लोहे का पत्थर है ना, मतलब इसमें कोई एक प्लास्टिक की बॉल ले लो, एक टेनिस बॉल या एक क्या पेपर ले लो, दोनों को एक जगह से गिराओ, डस्टर पेपर कुछ भी लेके, हम देखते हैं कि दोनों क्या है, सेम स्पीड से नीचे गिरते हैं। कारण क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये इसके मास पर डिपेंड नहीं करता है, ये कितना भारी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर कितना फोर्स लगेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम पेपर और डस्टर एक साथ जब भी गिराते हैं तो दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है वो अर्थ की वजह से हो रहा होता है, उस डस्टर या पेपर की वेट की वजह से नहीं होता है। तो यहां से चीज समझ पाएंगे आप कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है वो इसकी वजह से मास और इसका ही क्या फोर्स की वजह से होता है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब यहीं पर रिलेशन भी निकाल लेते हैं, क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बीच में। देखिए हमने क्या देखा था, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन क्या था, r का स्क्वायर। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका m1 है, इसके ऊपर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं जो कि क्या है m2 है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। अब एक और फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, जी को हम एक्सेलरेशन से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू जी इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन क्या r स्क्वायर। यहां से ये m1 m1 कैंसिल हो जाएगा तो g इक्वल्स टू क्या जाएगा, g m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन है किस पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, ये आप रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन निकालने के बाद में अब क्या सभी जगह पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एक जैसा काम करता है, जैसे अर्थ की बात करें तो पृथ्वी के हर जगह पर क्या जो गुरुत्वीय त्वरण है वो एक समान काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि ये कोई अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस को मान लेते हैं r1 और इसके बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं r2। तो इन दोनों पर जो लगने वाला फोर्स होगा F क्या हो जाएगा, m1 m2, g को भी यहां काउंट कर ले, और ये जाएगा क्या r1 स्क्वायर, ये F1 है और ये F2 है, g m1 m2 अपॉन क्या r2 स्क्वायर। अब देखो जब कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रखा जाएगा तो यहां पर r1 के केस में जब r1 बढ़ाया जाएगा तो f की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और वहीं पर जब इसको कम करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बताइए ये ऑब्जेक्ट O1 ये ऑब्जेक्ट O2, तो किसमें ज्यादा ग्रेविटी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है O2 में ज्यादा ग्रेविटी लगेगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस कम मतलब फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। भाई सीधा सीधा सा लॉजिक है कि मैग्नेट या चुंबक के जितने पास आप लेकर आते हो लोहे को उतनी तेजी से खींचता है और जितने दूर रखते हैं वो उतना कम खींचता है। तो ये रूल आपको सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो अर्थ के सरफेस पर हम देखते हैं कि जो पोलर एरियाज है या जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है वो अपेक्षाकृत कम है। कहां पर, विषुवत ध्रुवों के, सॉरी विषुवतीय एरिया जो है ना उसके पर, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कर्क रेखा वाला जो लाइन है और जो ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उनकी अपेक्षा में, पोल्स की अपेक्षा में यहाँ पर कर्क रेखा में, मैं देखो क्या कह रहा हूं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको हम क्या कहते हैं पोल, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजरता है, कर्क रेखा है। तो अर्थ का जो रेडियस है वो यहां पर ज्यादा है बजाय यहां पर के, मतलब यहां पर क्या पृथ्वी थोड़ा सा चेपटा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आप जब भी जाएंगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जब भी जाएंगे तो वहां पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज्यादा ही फील होगा। उसका कारण यही है कि पृथ्वी थोड़ा सा चपटा है और चपटा होने के कारण केंद्र से यहाँ की दूरी कम है यहाँ के अपेक्षा। ठीक है, तो ये चेंज इन ग्रेविटी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर कि वहां केंद्र से कहीं पर चपटा है कहीं पर मोटा है, तो उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर सकता है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब हमारे पास दो हिस्से बच गए, कौन कौन सा,
एक तो भार और दूसरा द्रव्यमान। क्या क्या बच के रह गया? तो एक है हमारा भार, हम लिखेंगे इसमें खबर नहीं लिखेंगे, भार और कौन सा? द्रव्यमान। ठीक, ये दो चीजों पर बात कर लेते हैं। भार यानी कि किसी बॉडी का वेट क्या होता है? ठीक, दो अलग अलग चीजें हैं, एक है द्रव्यमान, एक होता है भार। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मेटर, यानी कि पदार्थ की मात्रा। जैसे समझिए कोई एक बाल्टी है, उस बाल्टी को भरने के लिए आपको 10 लीटर पानी लगा, तो वो 10 लीटर पानी क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, कि कितना मटेरियल आपको उसको भरने में लगा, तो 10 लीटर लगा। ठीक है, द्रव्यमान, यह समझ पा रहे हैं, जिसको मास हम कहते हैं। तो मास क्या कहलाता है? कि किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मैटर को, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी पिंड में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, मास कहते हैं उसी को। और भार यानी कि वेट का मतलब क्या होता है? तो किसी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ का ग्रेविटी जितने ज्यादा जोर से खींचता है उसको हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ठीक है, भार एक तरह से फोर्स के बराबर, यानी कि बल के ही बराबर है। ठीक, दोनों में अंतर समझिए। एक बाल्टी में 10 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 10 लीटर क्या है? उसका द्रव्यमान है। लेकिन अगर उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम कर रहा है, तो वो जो फोर्स है उसी को हम भार कहते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब भार दो तरीके से होते हैं। भार या जिसको मैं वेट कह रहा हूं, ये दो तरीके का होता है। क्या? एक आभासी और दूसरा वास्तविक। ठीक, आभासी मतलब इमेजिनरी और वास्तविक मतलब एक्चुअल वेट। इसमें वास्तविक या एक्चुअल वेट हम किसका कहेंगे? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी के, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है और उस पर कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? ये अर्थ का सरफेस है, सीधे अर्थ के सरफेस में रखा हुआ है, इसके ऊपर और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो इसका जो वेट होगा या FG जिसे मैं कहूंगा, ये क्या हो जाएगा? इसका एक्चुअल वेट होगा। लेकिन यही अगर मान लो कि मैं एक बाल्टी पानी रख दिया, बाल्टी में पानी रखने के ऊपर मैं एक ईंट को नीचे से उठाऊंगा, तो आप देखना पानी में, स्विमिंग पूल में या तालाब में आप किसी सामान को उठाएंगे ना, तो हमको हल्का फील होता है। जमीन पे उठाएंगे तो बहुत भारी लगता है, लेकिन पानी के अंदर उठाएंगे तो कम लगता है। क्यों? पानी के अंदर कम लगने का कारण यह है कि पानी का एक बॉयंट फोर्स भी होता है ना, उत्प्लावन। पानी भी प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से हमको इसका वेट कम फील होने लगता है। तो हम यही कह रहे हैं, एक्चुअल वेट कब होगा? जब इस पर कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है, केवल क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है अर्थ का, तो इसका एक्चुअल वेट हमको मिलेगा। लेकिन अगर आभासी या इमेजिनरी वेट किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और भी कोई फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? उसका एक्चुअल जो वेट है उसको हम फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका इमेजिनरी और एक्चुअल वेट कहलाएगा, आभासी या वास्तविक भार कहलाएगा वस्तु का। तो ठीक है, तो ये हमारा ग्रेविटेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक,